मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट जो दिखने में काफी सुंदर दिखता है। इसको देखकर ऐसा लगता है शायद इससे मुंबई की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्या इससे सच में मुंबई की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? इस प्रोजेक्ट से मुंबई की इमेज तो चेंज होगी, लेकिन क्या जो मुंबई की ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी? इस प्रोजेक्ट के सारे पहलुओं को जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की नीड क्यों थी मुंबई को। अगर आप मुंबई का मैप देखें तो इसका मोस्टली ट्रैफिक फ्लो साउथ से नॉर्थ के बीच में होता है और मुंबई में इतना स्पेस नहीं है कि यहाँ इसके बीचों बीच 8 या 12 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण कर सके, बड़े बड़े इंटरचेंज बना सके। अभी आपको साउथ और नॉर्थ के ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करने के लिए 3 फ्रीवे मिल जाएंगे। वेस्टर्न फ्रीवे, ईस्टर्न फ्रीवे जिसको किंग सिटी फ्लाईओवर भी बोलते हैं, और ईस्टर्न फ्लाईवे। बट आज के टाइम इतना काफी नहीं है, तो सरकार का यहाँ सोचना था कोस्टल रोड के निर्माण को लेकर के बहुत से ट्रैफिक को यहाँ पे डाइवर्ट कर देंगे, जिससे मुंबई में कंजेशन की समस्या में कमी आएगी। कंजेशन के साथ साथ सरकार का यहाँ ऑब्जेक्टिव था कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचाना। 2009 में महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया। प्रोजेक्ट का एम था साउथ मुंबई के मरीन ड्राइव को कांदिवली से कनेक्ट करना, जिसकी टोटल लेंथ 35 किलोमीटर निकल के आई। फिर 2011 में इस प्रोजेक्ट को लेकर के फिजिबिलिटी स्टडी को करवाया गया। इसमें इन्वायरमेंटल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट को देखा गया। अब जो 2011 की फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकल के सामने आई, उसके आधार पर 2014 को इस प्रोजेक्ट के डिजाइन को रिवाइज किया गया। अब जो नया अलाइनमेंट निकल के आया उसमें इसको एक्सटेंड किया गया दहीसर तक। अलाइनमेंट को फाइनलाइज करने के बाद 2016 में इस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलती है। अब यहाँ जो क्लियरेंस दी गई उसमें कुछ कंडीशन भी रखी गई थी, जैसे कि इस प्रोजेक्ट से जितना हो सके उतना कम इम्पैक्ट हो यहाँ की इकोलॉजी पे। सब कुछ फाइनल होने के बाद 2018 में इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर द्वारा। आज के टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर तेजी से काम चल रहा है, जिसको कुछ फेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट को सिर्फ मरीन ड्राइव से कांदिवली तक ही बनाना था, बट 2021 के बाद ये फैसला लिया गया कि इसको एक्सटेंड करके विरार तक बनाया जाएगा। और इस फैसले में मेरा मानना है सबसे बड़ा योगदान था देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का। इनका प्लान था कि साउथ मुंबई के लोगों को सीधा डायरेक्ट और स्मूथ कनेक्टिविटी मिले देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे कॉरिडोर से, जो कि मुंबई और दिल्ली के बीच में बनाया जा रहा है। इसीलिए विरार तक इसको एक्सटेंड किया गया। दोस्तों, अभी के टाइम में देश का सबसे बड़ा सी लिंक ब्रिज है बांद्रा वर्ली, जिसकी लेंथ 5.5 किलोमीटर की है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बन जाने के बाद यह देश का सबसे बड़ा सी लिंक ब्रिज बन जाएगा, जिसकी लेंथ 21.8 किलोमीटर की होने वाली है। बट शायद अभी बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि MTHL से बड़ा सी लिंक ब्रिज बनने वाला है मुंबई कोस्टल रोड में। यह होगा वर्सोवा से विरार तक, जिसकी लेंथ 43 किलोमीटर की होने वाली है। जी हाँ, यह एक्सटेंडेड है मुंबई कोस्टल रोड का, जो पहले मरीन ड्राइव से कांदिवली तक ही था। इसी सी लिंक से मुंबई के डिफरेंट लोकेशंस को कनेक्ट करने के लिए 4 कनेक्टर बनाए जाएंगे: चारकोप, उत्तन, वसई और विरार। वैसे एक ब्रिज बांद्रा से वर्सोवा के बीच में भी होगा, जिसकी लेंथ 10 किलोमीटर की होने वाली है। इस प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी भी निकल के सामने आई थी, जिसमें सबसे बड़ी थी फिशरमैन का प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के एक सेक्शन में डिजाइन चेंज करने की भी बात आ गई थी। नवंबर 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के जो लोकल फिशरमैन हैं, उन्होंने वर्ली सेक्शन में बन रहे इंटरचेंज का विरोध किया था। इनका यह कहना था कि जो पिलर्स बिल्ड किए जा रहे हैं उनके बीच की दूरी सिर्फ 60 मीटर की है। इससे इनके नेविगेशन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। इससे जो ट्रेडिशनल एरियाज होते हैं फिशिंग के लिए वो कट हो जाएंगे। इनका यहाँ पे डिमांड था कि इन पिलर्स के बीच में 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब यह काफी बड़ी डिमांड थी। 60 मीटर से सीधा 200 मीटर करना पिलर्स की लेंथ, इससे पूरे डिजाइन को फिर से रीडिजाइन करना पड़ता, इसमें और ज्यादा टाइम लगता। 200 मीटर का स्पैन बहुत ज्यादा है। तो फाइनली दिसंबर 2022 को BMC 220 मीटर स्पैन के लिए रेडी हुई। BMC के हिसाब से इतना काफी था फिशरमैन के बोट के नेविगेशन के लिए, और ये बदलाव सिर्फ पिलर 6 और 7 के बीच में होता। बाकी के सब 60 मीटर के स्पैन हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया। अब इसी की वजह से इस प्रोजेक्ट को
एक बार फिर से डिले का सामना करना पड़ा। अब बोला जा रहा है कि इसको 2024 तक ओपन किया जाएगा। अब जो बदलाव किए जा रहे हैं पिलर नंबर 6 और 7 में, इसके वजह से पिलर नंबर 8 को रिमूव किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ बड़े कंसर्न हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के, जिनको जानना भी जरूरी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर के सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि इस कोस्टल रोड से मुंबई में क्लास डिवीजन बढ़ेगा। मतलब आरोप इस बात का है इस हाईवे का फायदा सिर्फ उनको ही मिलेगा जो साउथ मुंबई में रहने वाले रिच लोग हैं। ये डेटा है जिसमें शो किया गया है कि मुंबई में लोग कैसे ट्रेवल करना पसंद करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मुंबई के लोग सबसे ज्यादा सबर्बन रेलवे और बसेस में ट्रेवल करते हैं। मेट्रो के आने के बाद कुछ शहर मेट्रो में भी आ गया है। बाकी यहाँ बहुत कम लोग हैं जो अपने खुद की व्हीकल से ट्रेवल करते हैं। ये मोस्टली आपको साउथ मुंबई के एरियाज में मिलेंगे। ये हाईवे साउथ मुंबई से शुरू होगा और साउथ मुंबई में ही मुंबई के सबसे अमीर लोग रहते हैं, तो इससे जो क्लास डिवीजन है वो और ज्यादा बढ़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बन जाने से मुंबई में ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा जैसे बोला गया है? डॉक्टर निखिल आनंद जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, इनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद भी अनलाइकली है कि मुंबई की ट्रैफिक की प्रॉब्लम सोल्व होगी। इनफैक्ट उनका यह कहना है कि इससे प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या बढ़ेगी और इसके वजह से यहाँ और ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट होगा। कादरी आर्किटेक्ट के राहुल कादरी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले प्रॉपर रिसर्च के ऊपर काम नहीं किया गया। इनके ऊपर पहले प्रॉपर साइंटिफिकली रिसर्च किया जाना था कि मुंबई में ट्रैफिक की समस्या क्या है, बट ऐसा नहीं किया गया। अब इससे प्रॉब्लम सोल्व होने के बजाय और ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ इन्वायरमेंट को लेकर के भी कंसर्न है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है रिक्लेमेशन लैंड को लेकर के। इससे माना जा रहा है जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसका डिस्ट्रक्शन होगा। इसमें मैंग्रोव्स भी शामिल हैं जो कि एक की रोल प्ले करते हैं बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में और कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने में इरोजन से। वैसे इसके रिगार्डिंग कोर्ट में भी केस फाइल की गई थी, बट फाइनली 2019 को सभी चीजों को सुनने के बाद दोनों साइड से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लैंड रिक्लेमेशन को मंजूरी मिल जाती है। ये एक बड़ी कामयाबी थी। इसके अलावा और भी लोगों के कंसर्न थे, विरोध है इस प्रोजेक्ट के खिलाफ, बट मैंने कुछ जरूरी पॉइंट्स को मेंशन किया। यहाँ मेरा मानना है जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं उनको लेकर के विरोध तो होते हैं और कुछ सही भी होते हैं और कुछ सिर्फ नाम के होते हैं, और ये चीज दुनिया के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट को लेकर के देखने को मिली है। बट मेरा मानना है कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। हाँ, ये भी जरूरी है कि कुछ भी बड़ा करने से पहले उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। मुंबई के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आज के टाइम मुंबई अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधार सकता है और कोस्टल रोड को बना सकता है। यही लिमिटेड ऑप्शन है मुंबई के पास। मुंबई का डिजाइन ही कुछ ऐसा है जहाँ पे वाइड रोड की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ कोस्टल एरियाज ही ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता था। अब मुंबई सिटी की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो भी एक बड़ी वजह है। हाँ, ये भी सही बात है कि सिर्फ कोस्टल रोड के बन जाने से मुंबई की ट्रैफिक की समस्या खत्म नहीं होगी। मुंबई में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए नए नए इनोवेटिव स्टेप उठाने होंगे। सिर्फ कोस्टल रोड बनने से काम नहीं चलेगा, बट ये कोस्टल रोड और MTHL के बीच कनेक्शन बनने से मुंबई के ट्रैफिक फ्लो में एक बड़ा बदलाव जरूर आएगा। इससे पूरी समस्या खत्म तो नहीं होगी, बट अगर सही से मैनेज किया गया तो इससे बहुत से प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।